आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है 18वीं सदी के भारत की, जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने हैं। उनमें बहुत सारे नाम, तारीखें और लड़ाइयों का जिक्र है। देखने में ये सब थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन आज हमारा काम इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर पूरी कहानी को समझना है। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मुट्ठी भर विदेशी व्यापारी जो सैनिक भी नहीं थे, वो दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गए? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब सिर्फ लड़ाइयों में नहीं छिपा है। ये कहानी है मौके की, साजिश की और बदलती हुई दुनिया की। हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और देखते ही देखते वो पूरे भारत की किस्मत लिखने लगे। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो 18वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह, वो तो बस नाम के ही बादशाह रह गए थे। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। मुझे ये एक ऐसे बूढ़े पेड़ की तरह लगता है जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी हों और बस गिरने का इंतजार कर रहा हो। बहुत अच्छी मिसाल है। और जब पेड़ का तना कमजोर होता है तो उसकी शाखाएं खुद को ही पेड़ समझने लगती हैं। ठीक यही भारत में हो रहा था। बादशाह फर्रुख सिर जैसे शासकों को अपने ही गवर्नरों को खुश करने के लिए जजिया और तीर्थयात्रा जैसे टैक्स हटाने पड़ रहे थे। ये उनकी कमजोरी की निशानी थी। उन्हें पता था कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है। और इसी ढीली पकड़ का फायदा किसने उठाया? कौन थी वो नई ताकतें जो सिर उठा रही थी? मैंने सुना है कि हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सब अपने अपने तरीके से आजाद हो रहे थे। जामुल मुल्क, अवध में सादत खान और बंगाल में मुर्शिद कुली खान, इन सब ने दिल्ली को टैक्स भेजना तो जारी रखा, लेकिन अपने फैसले वो खुद लेने लगे। वे अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना रहे थे। लेकिन इन सब में एक ताकत ऐसी थी जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, मराठा। ये सिर्फ अपना इलाका नहीं बचा रहे थे, बल्कि दिल्ली पर भी नजर गड़ाए हुए थे। हाँ, पेशवाओं के दौर में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। बाजीराव वन तो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने 1737 में दिल्ली पर धावा बोल दिया था। ये मुगल बादशाह के मुंह पर एक तमाचा था। और बाद में नाना फडणवीस जैसे रणनीतिकार भी हुए। उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। मैकियावेली क्यों? ऐसा क्या था नाना फडणवीस में जो उनकी तुलना इटली के इस मशहूर रणनीतिकार से की जाती है? तो को काफी समय तक उलझाए रखा, लेकिन मराठों के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली के हाथों मिली उस हार ने मराठों की कमर तोड़ दी। उसने उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, शक्ति का एक खालीपन पैदा कर दिया। और इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी कहीं शक्ति का खालीपन होता है तो कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। और इस बार ये भरने वाले भारत के नहीं थे। बिल्कुल। इसी दौर में यूरोपीय कंपनियां जो अब तक सिर्फ समुद्र के किनारे व्यापार कर रही थीं, उन्हें जमीन पर अपनी ताकत आजमाने का सुनहरा मौका दिखा। हम लोग सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, लेकिन वो अकेले तो थे नहीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये सब पहले से ही यहाँ थे। हाँ, पुर्तगाली तो 1498 में ही वास्को डे गामा के साथ आ गए थे। उन्होंने गोवा पर कब्जा किया और अपने साथ तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें भी लाए। लेकिन 18वीं सदी तक असली मुकाबला दो कंपनियों के बीच सिमट गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक तरह की कॉर्पोरेट वॉर थी। कर्नाटक युद्ध, स्कूलों में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे दो देशों की बड़ी बड़ी सेनाएं लड़ रही थीं। क्या सच में ये बस दो कंपनियों के बीच की लड़ाई थी? ज्यादातर हाँ। ये दोनों कंपनियां भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देती थीं। एक राजा का साथ ब्रिटिश देते तो दूसरे का फ्रेंच। वो अपने अपने उम्मीदवार को गद्दी पर बिठाना चाहते थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक फायदे मिल सके। ये लड़ाई 3 बार हुई, लेकिन 1760 में वांडीवाश की लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। वांडीवाश में ऐसा क्या हुआ? वो एक नॉकआउट पंच जैसा था। अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसके बाद पेरिस में एक संधि हुई जिसके तहत फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्रियां तो वापस मिल गईं, लेकिन इस शर्त पर कि वो अब सेना नहीं रख सकते, बस व्यापार करो और घर जाओ। इस एक लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। अब मैदान पूरी तरह साफ था। तो फ्रांसीसी रास्ते से हट गए। अब अंग्रेजों का ध्यान पूरी तरह भारतीय राज्यों पर था।
और उनकी नजर सबसे पहले पड़ी भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल। यहां जो हुआ उसने सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा तय नहीं किया, बल्कि पूरे भारत की किस्मत लिख दी। बंगाल उस वक्त सोने की चिड़िया था। वहां के नवाब थे सिराज उद दौला। वो जवान थे, गरम खून वाले थे और उन्हें अंग्रेजों का अपनी ताकत दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अंग्रेज कलकत्ता में बिना इजाजत के किलेबंदी कर रहे थे, जिसे नवाब ने अपनी हुकूमत को चुनौती समझा। और यहीं से प्लासी के युद्ध की जमीन तैयार हुई। मैंने पढ़ा है कि प्लासी का युद्ध असल में कोई युद्ध था ही नहीं, वो तो एक धोखा था, एक साजिश थी। ये बात 100% सच है। 23 जून 1757 को जो हुआ वो लड़ाई कम और एक ड्रामा ज्यादा था। रॉबर्ट क्लाइव, जो उस वक्त कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो जानता था कि वो नवाब की विशाल सेना को सीधे नहीं हरा सकता, तो उसने लड़ाई के मैदान से पहले ही जंग जीत ली थी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। तो जब लड़ाई शुरू हुई तब नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ाई नहीं। बिल्कुल। मीर जाफर अपनी सेना के साथ बस खड़ा तमाशा देखता रहा। नवाब की छोटी सी वफादार टुकड़ी जल्दी हार गई। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया। इस एक घटना ने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि भारत में सत्ता जीती ही नहीं, खरीदी भी जा सकती है। लेकिन ये तो एक धोखे से मिली जीत थी। क्या उन्हें कोई असली सैन्य जीत भी मिली जिससे ये साबित हो कि वो अब भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं? हाँ, और वो मौका उन्हें मिला 7 साल बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में। इस बार उनके सामने कोई एक नवाब नहीं था, बल्कि 3 बड़ी ताकतें थीं। बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम II। बक्सर में अंग्रेजों ने इन तीनों की मिलीजुली सेना को हराया। ये एक असली सैन्य जीत थी और इसने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों का दबदबा कायम कर दिया। और इसी जीत के बाद उन्हें वो चीज मिली जो शायद वो हमेशा से चाहते थे, दीवानी अधिकार। ये क्या चीज थी और इसका मतलब क्या था? बक्सर की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। आसान भाषा में कहें तो अब इन तीनों सूबों का पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी का था। यहीं से बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत हुई, एक ऐसी व्यवस्था जो शायद इतिहास की सबसे शोषणकारी व्यवस्थाओं में से एक थी। दोहरी सरकार, ये सुनने में तो काफी अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था? उल्टी थी, पैसा कमाती थी, लेकिन लोगों की भलाई, सड़क, कानून व्यवस्था, इन सब की कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। वो सब नवाब को देखना था, जिसके पास ना तो पैसा था और ना ही ताकत। नतीजा भयानक था। इस व्यवस्था के कुछ ही साल बाद 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन कंपनी अपना टैक्स वसूलती रही। ये दिखाता है कि एक व्यापारिक कंपनी जब शासक बन जाती है तो क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही भयानक है। बंगाल के बाद उनका अगला निशाना कौन था? मैंने सुना है कि दक्षिण में टीपू सुल्तान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। वो बाकी राजाओं जैसे नहीं थे। टीपू सुल्तान बिल्कुल अलग थे। वो भविष्य देख सकते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वो अपनी सेना और नौसेना को यूरोपीय तरीके से आधुनिक बना रहे थे। अंग्रेजों के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा थे। इसीलिए उन्होंने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े। आखिरकार 1799 में चौथे युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। उनके साथ ही उस आखिरी बड़ी भारतीय ताकत का भी अंत हो गया जो अंग्रेजों को टेक्नोलॉजी और सोच में टक्कर दे सकती थी। तो अब जब लगभग पूरा भारत उनके कब्जे में आ चुका था, तो उनका अगला कदम क्या था? जाहिर है, इस जमीन से ज्यादा पैसा कमाना। और यहीं पर उनकी भू राजस्व प्रणालियां सामने आती हैं। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इन सभी प्रणालियों का मकसद एक ही था, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा और एक तय रकम का राजस्व वसूलना। चलिए स्थायी बंदोबस्त का उदाहरण लेते हैं, जिसे कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में लागू किया। इसमें कंपनी ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और उनसे वसूले जाने वाले लगान की रकम हमेशा के लिए तय कर दी। सुनने में तो ठीक लगता है। जमींदार को पता है कि उसे कितना देना है, कंपनी को पता है कि उसे कितना मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या थी?
दिक्कत ये थी कि इसने किसान और जमीन के हजारों साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। जमीन अब सिर्फ एक चीज बन गई जिसे खरीदा या बेचा जा सकता था। जमींदार को किसानों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस अपना लगान वसूलना था, चाहे फसल हो या ना हो। इससे किसान बुरी तरह कर्ज में डूब गए और पहली बार भारत में जमीन को एक बिकाऊ चीज बना दिया गया। इसका असर आज तक हमारे ग्रामीण समाज पर दिखता है। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, वो पूरे सामाजिक ताने बाने को बदल रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी दखल दिया। ये मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन क्या था? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति पर एक दस्तावेज लिखा। वो भारतीय भाषाओं और ज्ञान को बहुत नीची नजरों से देखते थे। उनका मानना था कि यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी पूरे भारत और अरब के साहित्य से बेहतर है। उनका मकसद साफ था। क्या था उनका मकसद? वो एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। यानी ऐसे लोग जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज हों, ताकि वो ब्रिटिश राज को चलाने में मदद कर सकें। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की। ये सिर्फ एक भाषा को लागू करना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता को दूसरी पर हावी करने की कोशिश थी। तो इन सब बदलावों को लेकर भारतीय समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या लोगों ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया या इसका कोई विरोध भी हुआ? बिल्कुल विरोध हुआ, और ये विरोध कई स्तरों पर हो रहा था। एक तरफ पत्रकारिता एक बड़े हथियार के तौर पर सामने आई। 1780 में जेम्स हिकी ने भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट शुरू किया, लेकिन जल्द ही भारतीय भाषाओं में अखबार निकलने लगे जो ब्रिटिश नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। बाल गंगाधर तिलक का केसरी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सरकार ने जरूर इन आवाजों को दबाने की कोशिश की होगी। यकीनन 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था। इसका सीधा मकसद भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लगाम लगाना था। ये दिखाता है कि अंग्रेज इन अखबारों से कितना डरते थे। ये तो हुआ राजनीतिक विरोध। क्या समाज के अंदर भी कोई हलचल हो रही थी? मैंने सुधार आंदोलनों के बारे में सुना है। हाँ, और ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 19वीं सदी में भारत सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों से भी लड़ रहा था। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे जो ब्रह्म समाज के जरिए सती प्रथा और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद भी तो इसी दौर के थे। बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उनका मकसद भारतीय समाज को उसके आत्मसम्मान का एहसास कराना था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपने भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की ताकत का एहसास कराया। ये एक तरह से सांस्कृतिक आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने की लड़ाई थी। इन बड़े नामों के अलावा भी तो छोटे स्तर पर बहुत काम हो रहा होगा। खुद और अपमान सहकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो रुके नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया। ये सब दिखाता है कि भारतीय समाज अंदर से जाग रहा था। वो एक नए दौर के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तो इन सभी बिखरे हुए तथ्यों को जोड़ने पर एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। 18वीं और 19वीं सदी का भारत सिर्फ हार और गुलामी की कहानी नहीं है। ये एक पुरानी दुनिया के ढहने और एक नई दुनिया के बनने की कहानी है, जिसमें साजिश है, हिम्मत है, बदलाव है और संघर्ष। बिल्कुल। ये सिर्फ राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है। ये उन प्रशासनिक, कानूनी और शैक्षिक ढांचों की नींव रखने की भी कहानी है जिनका असर आज भी हमारी व्यवस्था पर दिखता है। हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारी शिक्षा प्रणाली, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। मैकाले का मकसद था ऐसे भारतीय बनाना जो सोच से अंग्रेज हों। आज आजादी के इतने दशकों बाद जब हम अपने संस्थानों, अपनी बहसों और यहाँ तक कि अपने समाज में सफलता के पैमानों को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैकाले अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम हो गए थे, या उनकी विरासत आज भी हमारी सोच में किसी न किसी रूप में जिंदा है?
क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।